पाषाण युगीन काल। केवल 10 मिनट में इस पर हम चर्चा करेंगे, मतलब एक तरह से शॉर्ट टाइप्स में। तो पाषाण काल को, पाषाण मतलब होता है मुख्यतः पत्थर, और काल मतलब एज, मतलब स्टोन एज के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। इसको मेनली हम लोग 3 भागों में पढ़ते हैं: पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। जो इनके मेन मुख्यतः इनके टाइम अवधि में तो खासा ध्यान नहीं रखा जाता है, लेकिन तभी जब पुरापाषाण था वो 6 लाख BC से 10,000 BC, और जो मध्य पाषाण काल था 10,000 BC से लेकर 6,000 BC, और जो नवपाषाण काल है 6,000 से 2,000 BC के बीच माना जाता है। उसके बाद से हड़प्पा, फिर वैदिक काल, और फिर मौर्य, उसके बाद से ये काल आने लगते हैं। जो पुरापाषाण काल है उसको भी हम लोग मेनली 3 भागों में बांट देते हैं: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। इसमें भी जो इन लोगों का समय अवधि है, जो निम्न पुरापाषाण काल का 6 लाख से 1.5 लाख BC, मध्य पाषाण काल का 1.5 लाख से 40,000, तो उच्च पुरापाषाण काल का 40,000 से 10,000 के BC में। आखिरकार इसमें हम लोग को मुख्यतः पढ़ना क्या है? तो मुख्यतः हम लोग को इसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है: भौगोलिक वितरण, उपकरण क्या क्या थे, और जीवन यापन इन लोगों का कैसा रहा। बस ये 3 संदर्भ में हम इस बात पर चर्चा करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट का अगर इस 3 संदर्भ में उसकी पकड़ है तो कोई सभी आंसर बहुत अच्छे से ड्राफ्ट करके लिख सकते हैं एज अ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहले हम लोग देखते हैं पुरापाषाण काल में उपकरण क्या क्या थे, कहाँ से उपकरण हम लोग को मिलते हैं। पाकिस्तान से सोहन नदी घाटी, कश्मीर से पहलगाम लद्दाख, राजस्थान से दिवाना, इन लोग के भौगोलिक उपकरण की बात कर रहे हैं हम लोग। गुजरात के साबरमती नदी, महाराष्ट्र का निवासा और पटने, कर्नाटक का होसिंगी, तमिलनाडु का पलवरम, आंध्र प्रदेश का कर्नूल, नागार्जुन कोंड, मध्य प्रदेश का भीमबेटका, उड़ीसा का मयूरभंज, पश्चिम बंगाल का वर्धमान, बिहार का मुंगेर या पैसारा, उत्तर प्रदेश में बेला नदी घाटी। इसके क्या क्या हथियार थे? हथियार में हम लोग देखते हैं निम्न पुरापाषाण काल के हथियार, तो हैंड-एक्स, क्लेवर, चॉपर, चैकी, पैबुल इत्यादि। ये मुख्यतः किससे? पत्थर से बने होते थे। अब आगे हम लोग की बारी, मतलब मध्य पुरापाषाण काल की बात करते हैं। तो ब्लेड, स्क्रैपर, ये मुख्यतः फ्लैग मतलब तो एक तरह से धारदार हथियार के रूप में देखा जाता है उससे। और उच्च पुरापाषाण काल में हथियार कौन से थे? ब्लेड, ब्यूरिंग्स। इस काल में जो हथियारों का निर्माण था फ्लैग प्लस जानवरों की हड्डियों के साथ हथियार के आविष्कार होने लगे थे। इन लोगों का जीवन यापन कैसे हुआ करता था? पुरापाषाण काल का जो जीवन यापन था इसे हिमयुग यानी प्लाइस्टोसिन के नाम से संबोधित किया जाता है। यहाँ पे वातावरण में सर्दी तथा शुष्कता अधिक थी, बर्फ की चादरें बिछी हुई थी। इसका प्रभाव पेड़ पौधे, जानवरों पर भी दिखाई पड़ता है। इस युग में विशालकाय प्लस बड़े बड़े बाल वाले जानवरों के साथ देखने को मिलते हैं। प्रारंभिक मानव शिकारी प्लस खाद्य संग्राहक थे। बड़े बड़े पशुओं का शिकार करके पेड़ पौधे से उत्पाद प्राप्त इनके फल इनके भोजन के प्रमुख स्रोत थे। पुरापाषाण काल में उपकरण परिवर्तन मानव के बौद्धिक क्षमता तथा जीवन यापन की इनकी आदम्य इच्छा शक्ति को दर्शाते हैं, क्योंकि 3 युग में जो उपकरण थे वो निरंतर बदलते चले गए। कहते हैं कि पुरापाषाण काल में जो उपकरण परिवर्तन है इनके बौद्धिक क्षमता इत्यादि दर्शाते हैं। आंध्र प्रदेश से आग के साक्ष्य मिले हैं। सीमित कारणों से कहना मुश्किल है कि यहाँ के लोग खाना पकाकर ही खाते होंगे। अधिकांशतः आदि मानव खुले मैदान, गुफा यानी प्राकृतिक जगह ही अपने जीवन व्यतीत करते थे। साक्ष्य के आधार पर यह भी अनुमान व्यक्त किया जाता है कि आदि मानव एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं रहते थे। क्यों भाई? तो इसका कारण था खाद्य संसाधनों की कमी के कारण। कृषि यानी पशुपालन।
से संबंधित कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। इस तथ्य पर पुष्टि करता है कि इनका जीवन खानाबदोश जीवन जीते होंगे। इस काल में न बर्तन का उपयोग होते थे, न कपड़ों का उपयोग होता था। साक्ष्य से सामाजिक धार्मिक जीवन के संदर्भ में कुछ भी कहना मुश्किल है, यानी वहाँ पे ऐसे कोई भी प्रकार का नहीं था। एक तरह से हम लोग इसको इन लोगों का आदम्य जीवन बोल सकते हैं, लेकिन समाजवाद की विचारधारा के आखिरी चरण माना जाता है। अब आते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल में। तो यूपी से बेला नदी घाटी, जो कि इलाहाबाद मिर्जापुर में है, इलाहाबाद से चौपी मानो, चौपानी माडो से बर्तन के साक्ष्य, सराय नहर से सावधान के साक्ष्य, महादहा से सावधान के साक्ष्य, सिलवट्टे से हड्डी और सावधान के साक्ष्य भी मिले हैं, और दमदमा से हड्डी उपकरण के भी साक्ष्य मिले हैं। जो मध्य प्रदेश का भीमबेटका है, वहाँ से आदमगढ़ या पशुपालन के साक्ष्य दिखाई देने को मिलते हैं। अब राजस्थान के बागोर में पशुपालन के साक्ष्य। माइक्रोलिथ, माइक्रो मतलब सूक्ष्म या अत्यधिक छोटे छोटे, लिथ मतलब एक तरह से पत्थर, पत्थरों से निर्मित उपकरण, और यहाँ के पत्थर में हड्डी के उपकरण पत्थर से निर्मित होते थे। यहाँ के उपकरण का नाम था अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार। तीर कमान का विकास भी इसी काल में ही हुआ। इन लोगों का जीवन यापन का चला। मध्य पाषाण काल जीवन का संबंध हेलोसिन युग से माना जाता है। जलवायु परिवर्तन, तापमान वृद्धि, इसका प्रभाव जीव जंतु, पौधन, नदियों इत्यादि पर देखा जा सकता है। कहते हैं हेलोसिन युग में क्या था कि जो जलवायु परिवर्तन थी, उसमें क्या था कि उसमें सर्दी तथा शुष्कता अधिक थी। यहाँ पे जलवायु पर तापमान में वृद्धि होती है, इसका प्रभाव भी जीव जंतु और पेड़ पौधे पर देखा जा सकता है। ठीक वहाँ भी यही पॉइंट मेंशन था। इस काल में घास के मैदान, घास पर निर्भर रहने वाले जानवरों की संख्या, मछलियों की संख्या में वृद्धि, ये मानव के भोजन का मुख्य स्रोत था। वहाँ पे मानव के मुख्य भोजन का स्रोत क्या था कि वहाँ के मानव मुख्यतः बड़े बड़े जानवरों का शिकार, ये पेड़ पौधे से प्राप्त भोजन प्राप्त करते थे। चूल्हा यानी अर्धजली हड्डी का संकेत मिला, यानी इस बात को संकेत करते हैं कि मानव पका के भोजन खाने लगे हुए। लेकिन वहाँ पे क्या था, वहाँ पे मानव पका के भोजन नहीं खाते थे। सिलवट्टे के साक्ष्य भी खान पान के तरीके में बदलाव का सूचक है। इस काल में लकड़ी मिट्टी से निर्मित के साक्ष्य के आधार पर ये बोला जा सकता है कि यहाँ पे झोपड़ी के साक्ष्य मिलने लगे थे, लेकिन वहाँ पे हम लोग के घरों के साक्ष्य नहीं मिले थे। इन लोग का प्राकृतिक आवासीय क्या था, गुफा, प्राकृतिक खुला मैदान। संसाधनों की कमी के कारण मानव यहाँ भी स्थायी तौर पर नहीं रहते होंगे, ये पॉइंट उस वाले में भी मेंशन थी। पशुपालन में बर्तन के साक्ष्य मिले हैं, नियमित विशेषता नहीं थी। वहाँ पे हम लोग को पशुपालन के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। कपड़े के साक्ष्य यहाँ भी नहीं थे, कपड़े के साक्ष्य वहाँ भी नहीं थे। इस काल में सामाजिक जीवन के संदर्भ में कुछ संकेत मिलता है, लेकिन उस काल में सामाजिक धार्मिक जीवन से संदर्भित कुछ भी संकेत नहीं दिखाई देता, जबकि इसमें दिखाई देता है। जैसे चित्रों से पारिवारिक जीवन, संगीत, नृत्य इत्यादि। आभूषण के साक्ष्य श्रृंगार के प्रति लगाव के भी संकेत दिखाई देते हैं। आभूषण के साक्ष्य और श्रृंगार के प्रति भी आभूषण लगाव दिखाई देते हैं। बड़ी संख्या में शव आधान मतलब ये अंतिम संस्कार के साक्ष्य, शवों के साथ वस्तु को दफनाने के भी साक्ष्य दिखाई देने का प्रमाण मिलता है। परिस्थितियों के अनुसार मानव द्वारा उपकरण परिवर्तन, उनके बौद्धिक विकास तथा साथ साथ बेहतर जीवन जीने की इच्छा शक्ति को दर्शाते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं उच्च पुनर्पाषाण काल में। तो जो मेहरगढ़ था उत्तर प्रदेश में है, उत्तर पूर्व में भारत के,
7,000 साल पुराना था, मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ सेंचुरी क्राइस्ट BC। पाक में है। यहाँ से गेहूं, जौ, कपास, यहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य हम लोग को देखने को मिलते हैं। कच्ची ईंट के मकान के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन उसमें क्या था, लकड़ी और मिट्टी के साथ, इसमें कच्ची ईंट के साक्ष्य दिखाई देने लगे। विंध्य क्षेत्र जो कि कोल्डी हवा में है, ये भी 4000 BC था। सर्वप्रथम खेती यानी खेती के साक्ष्य मध्य गंगा घाटी में चिरांद, सनुवार प्लस हड्डी के औजार बड़ी संख्या में प्राप्त। चना एवं मूंग की खेती उत्तर प्रदेश 2000 से 15 BC में यहाँ पे देवाजली हर्डिंग सारातारू जो कि असम में है। कश्मीर के बुर्ज होल जो कि गुफराल का प्रमुख स्थल है। गर्तवास का साक्ष्य मिलता है। गर्त आवास मतलब घर जमीन के नीचे। मानव को कुत्ते के साथ दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। दक्षिण भारत कर्नाटका, ब्रह्मगिरी, मस्की, हल्लूर, पिकली हल इत्यादि रागी, ज्वार, बाजरा की खेती के साथ दिखाई देने को मिलते हैं। आंध्र प्रदेश के उतनूर, फलवारा प्रमुख स्थल है। तमिलनाडु में यामपल्ली। तो यहाँ भी हम उनके आर्थिक संदर्भ के बारे में देख ही लेते हैं। मध्य पाषाण काल की तरह नव पाषाण काल में भी सर्वाधिक विशेषता थी। मध्य पाषाण काल की तरह जलवायु ही थी नव पाषाण काल में भी। नव पाषाण काल में सर्वाधिक विशेषता थी कृषि, पशुपालन, लेकिन उन दोनों संदर्भ में हमें कृषि पशुपालन के साक्ष्य नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पर हम लोग को दिखाई देने लगते, वो भी नियमित तौर पर। और जीवन यापन भी भारतीय उपमहाद्वीप पर अलग अलग क्षेत्रों में फसलों के भी साक्ष्य मिलते हैं। कृषि के साथ साथ पशुपालन यानी बहुतायत के भी साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर हम लोग को कृषि के साक्ष्य नहीं दिखाई देते थे। जो पशुपालन है नियमित तौर पर भोजन सुरक्षा का एक वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध करवाता था। कृषि तथा पशुपालन जीवन में स्थायी परिवर्तन को दर्शाता है, को बढ़ावा देता है। मानव स्थायी समाज की ओर या स्थायी आवास की ओर अग्रसर होना यहीं से दिखाई देने का संकेत हम लोग को मिलता है। दो चीज, कृषि पशुपालन से हम लोग को सुरक्षा, नियमित तौर पर सुरक्षा, भोजन, वैकल्पिक स्रोत। कृषि तथा पशुपालन जीवन में स्थायित्व को बढ़ावा देते हैं। मानव स्थायी आवास की ओर अग्रसर हुआ। लकड़ी, मिट्टी से निर्मित मकानों के अवशेष भी दिखाई देने लगते हैं। उत्पादन अधिक नहीं था, निर्भरता इनके पत्थरों पर थी। नदी घाटी को छोड़कर मैदानी क्षेत्र में नहीं रहते थे। कहीं ना कहीं अभी भी निर्भरता पत्थरों पर ही हुआ करती थी। शिकार के साथ साथ खाद्य संग्राहक जीवन यापन के महत्वपूर्ण स्रोत है। अब खाद्य को संग्रह करने लगे थे। नवपाषाण काल में मानव केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि उत्पादक भी था। नए नए घर्षित उपकरण के साथ मानव के बौद्धिक विकास एवं मानव के स्थायी आवास की ओर दर्शाता है। नवपाषाण युग हाथ से निर्मित एवं कुम्हार के चाक दोनों प्रकार के बर्तनों के साक्ष्य मिलते हैं। निर्मित कुम्हार के चाक एवं हाथ से निर्मित और कुम्हार के चाक दोनों प्रकार के बर्तन के साक्ष्य मिलते हैं। बर्तन का मुख्यतः भोजन के खाद्य संग्राहक या भोजन के पकाने या भोजन को खाने में उपयोग किया जाता है। पहियों के साक्ष्य मिलने लगते हैं। कपास की खेती के भी प्रमाण यहीं से मिलते हैं। कपास याद रखिएगा, प्रथम साक्ष्य यहीं से नवपाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल से। साक्ष्य के आधार पर सामाजिक धार्मिक जीवन के संदर्भ में कुछ संकेत दिखाई देते हैं, जैसे पारिवारिक जीवन, अंतिम संस्कार, कला में रुचि इत्यादि की जानकारी। तो इसका एक हम लोग का छोटा सा टॉपिक रहेगा संस्कृति, पाषाण युगीन चित्रकला के बारे में हम लोग कभी अध्ययन करेंगे। सोचिए 15 मिनट में एक टॉपिक रिवीजन। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में। बाय।